काफी वर्षों पुरानी बात है। एक गांव था जहां कई किसान थे। सभी अपनी अपनी खेती करके अपनी जीविका का निर्वाह करते थे। किसी के पास ज़्यादा खेत था तो किसी के पास कम, लेकिन सभी मेहनत करके अपनी खेती से पैसा कमाते थे। उसी गांव के एक किसान का नाम रमेश था। उसका एक बेटा था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश उस समय छोटा ही था। उसकी उम्र यही कोई 12 साल की होगी। उसके पिता गरीब थे क्योंकि उसके पास बहुत थोड़े से ही खेत थे जिसमें वह दिन भर मेहनत करके फसल उगाता था। उन फसलों में से कुछ को बेचकर वह पैसे जमा करता था, तब जाकर उसके घर के खर्चे चलते थे। रमेश का मकान बहुत छोटा था। वह मकान मिट्टी का बना हुआ था जिसके छत खपरैल के बने थे। उसी मकान में रमेश अपने बेटे सुरेश और उसकी माँ के साथ रहता था। रमेश दिन भर खेत में जी तोड़ मेहनत करता था। दोपहर में उसकी पत्नी रमेश के लिए खाना लेकर खेत पर जाती थी। उस वक्त सुरेश भी अपनी माँ के साथ अपने पिता से मिलने के लिए खेत पर चला जाता था। रमेश के घर के पास ही एक सेठ भी रहता था। उसका नाम राम प्रताप था। उसके पास 100 बीघा जमीन थी। साथ ही उसके घर में हाथी, घोड़े, गाय, बैल, कुत्ते आदि भी बहुत से थे। वह बहुत अमीर था। उसके यहाँ दिन रात नौकर चाकर काम करते रहते थे। सेठ का भी एक लड़का था। उसका नाम था कमलेश, जो सुरेश की ही उम्र का था। लेकिन सुरेश जहाँ मेहनती और मिलनसार था, वहीं कमलेश आलसी, घमंडी और क्रोधी था। वह हमेशा यही सोचता था कि मैं तो बहुत अमीर बाप का बेटा हूँ और मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह सुरेश से बहुत चिढ़ता था। कमलेश हमेशा सुरेश को देखकर हंसता रहता था, उसका मजाक उड़ाता था और हमेशा उससे बात बात में चिढ़ता रहता था। सेठ राम प्रताप के अनेक बगीचे थे जहाँ आम, अमरूद, केले आदि अनेक फलों के बहुत से वृक्ष थे, जहाँ अक्सर कमलेश बैठकर आम अमरूद तोड़कर खाया करता था। इसी तरह सुरेश और कमलेश धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उन्हीं दिनों की एक घटना यह है कि गर्मी के दिन थे। आसमान से कड़ी धूप धरती को गर्म कर रही थी। मई का महीना था। सूरज आग उगल रहा था। रास्ते में चल रहे जानवर और लोग प्यास से पीड़ित हो रहे थे। लेकिन इतनी कड़ी धूप और गर्मी में भी रमेश अपने खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था। उस समय उसका बेटा सुरेश भी उसका साथ दे रहा था। राम प्रताप का बेटा कमलेश अपनी बगीचे में बैठकर आम चूस रहा था। उसके बगीचे के पास ही रमेश के भी थोड़े से खेत थे। कमलेश आम खा खाकर रमेश के बेटे सुरेश को चिढ़ाता रहता था, क्योंकि सुरेश भूखे पेट अपने पिता के साथ खेत में काम करता था और उसके भूखे होने पर कभी कभार वह कमलेश की तरफ उसे आम खाते हुए देख लेता था। तो इसी का फायदा उठाते हुए कमलेश उसे चिढ़ाता रहता और आम खाने के बाद उसकी चूसी हुई गुठली को सुरेश की नज़रों के सामने उसकी खेत में गुस्से से फेंक देता। कभी कभी वह इन गुठलियों को सुरेश के घर के आंगन में भी फेंक दिया करता था। कमलेश की इन हरकतों से सुरेश को गुस्सा आना स्वाभाविक था। वह भी उन गुठलियों को उठाकर वापस कमलेश के घर में या बगीचे में फेंक देता। ऐसा अनेक बार हुआ और दोनों के बीच अनेक बार लड़ाई झगड़े भी हुए, लेकिन फिर भी यह क्रम चलता ही रहा। यह बात सुरेश ने अपने पिता रमेश को भी बता दी। रमेश ने अपने बेटे सुरेश को चुपचाप रहकर इंतजार करने को कहा और एक दिन उससे यह कहा कि कमलेश के फेंके हुए आम की गुठली को तुम वापस उसके घर में मत फेंको। तो रमेश ने अपने बेटे सुरेश को समझाया कि हम लोग उन आम की गुठलियों को अपने खेतों में रोपकर उस पौधे की खूब देखभाल करेंगे। बाद में वह पेड़ बन जाएगा तो उसके फल को बेचकर हम लोग भी कमलेश के पिता की तरह एक दिन अमीर बन जाएंगे। अब जब भी कमलेश आम की गुठलियों को रमेश के खेत में फेंकता, वह उसे अच्छी तरह धोकर मिट्टी खोदकर अपने खेत के किनारे लगा देता और समय समय पर उसकी देखभाल करता रहता। इस तरह रमेश ने आम की अनेक गुठलियों को अपने खेत के किनारे किनारे गाड़ता गया और उसकी बराबर देखभाल करता रहा। आम के पेड़ धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर राम प्रताप थोड़ा बीमार रहने लगा, तो वह अपने खेत और बगीचे की देखभाल नहीं कर पा रहा था। उसका बेटा कमलेश तो निकम्मा था ही। वह अपने पिता की बात नहीं मानता था और वह काम चोरी किया करता था। वह दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ गांव की गलियों में इधर उधर भटकता रहता था। वह घमंडी और गुस्सैल भी था। इस वजह से उसका अनेक लड़कों से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। इस तरह वह अपने खेतों पर ध्यान नहीं देता था, तो उसके बगीचों से फलों और वृक्षों की क्षति होने लगी। धीरे धीरे उनमें फल आने बंद हो गए, क्योंकि उनमें कीड़े लग गए थे और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। इधर सेठ की बीमारी में भी बहुत पैसे खर्च हो रहे थे। इस तरह वह सेठ गरीब होता चला जा रहा था।
उधर रमेश अपने बेटे के साथ अपने खेत में लगे आम के पेड़ों की खूब अच्छे से जी तोड़ मेहनत करके लगातार देखभाल कर रहा था। इस तरह अनेक साल बीत गए। अब रमेश अनेक आम के पेड़ों का मालिक बन गया था। सभी वृक्षों में गर्मी के मौसम में ढेरों आम फलते थे, जिससे वह बाजार में बेचकर पैसा जमा करता था। इस तरह कुछ सालों में वह भी राम प्रताप की तरह सेठ बन गया। सच तो यह था कि अब उसके पास राम प्रताप से भी ज्यादा पैसे हो गए थे, क्योंकि उसके निकम्मे बेटे ने उसके धन को फिजूल खर्ची में उड़ा दिया था। सुरेश अपने किए हुए मेहनत का मीठा फल भोगने लगा था। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। वहीं दूसरी तरफ कमलेश निकम्मा होने के कारण या तो दिन रात इधर उधर घूमता रहता था और गांव के लड़कों से लड़ाई झगड़े करता रहता था। इस तरह बेमतलब की परेशानी मोल लेकर वह भी अपने पिता की तरह बीमार पड़ गया। लेकिन फिर भी वह अब भी सुरेश की उन्नति देखकर जलता था। वह कर भी क्या सकता था। उसके अपने खेत उसके निकम्मेपन और उसके पिता की बीमारी के कारण बर्बाद हो चुके थे। इस तरह जो कुछ सालों पहले किसी की गरीबी का मजाक उड़ाते थे और उसे बेवजह चिढ़ते थे, वे आज खुद ही अपनी परिस्थिति से परेशान हैं। वे आज सिर्फ ईर्ष्या के आग में जल रहे हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की खराब परिस्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुसीबत में साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आए। सुनिश्चित करें कि आप अपने दोस्तों की जब भी आवश्यकता हो उनकी मदद करें। उन्हें हमेशा आप पर भरोसा करने में सक्षम होना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो मित्र रहते थे, जिनमें से एक का नाम राधे श्याम था तो दूसरे का नाम गौरी शंकर था। दोनों में बचपन से ही गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के हर दुख और सुख में साथ देते थे। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों मित्रों के प्रायः हर सोच विचार एक समान थे। लेकिन राधे श्याम जहाँ अमीर पिता का पुत्र था, तो वहीं गौरी शंकर एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता था। वैसे तो दोनों के घर की आर्थिक स्थिति में काफी अंतर था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती बहुत गहरी और पक्की थी। इसमें कोई भेदभाव नहीं था। राधे श्याम और गौरी शंकर दोनों तो आपस में कोई भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन राधे श्याम के पिता तो बहुत ज्यादा अमीर थे, इसलिए उन्हें अपने धनवान होने का बहुत घमंड था। वे अपने दौलत के आगे किसी की इज्जत नहीं करते थे और सबको नीचा दिखाते थे। परंतु राधे श्याम का साथी गौरी शंकर इकलौता साथी था, जिससे वह अपने दुख और सुख की बातें किया करता था। दोनों एक दूसरे को सगे भाई से भी बढ़कर मानते थे और एक दूसरे की इज्जत करते थे। दोनों ही मित्र काफी सीधे साधे थे और एक दूसरे की मदद करते थे। राधे श्याम हर वक्त अपनी दुख परेशानियों को लेकर गौरी शंकर के पास जाया करता था और गौरी शंकर उसकी सभी बातों को ध्यान से सुनकर सभी समस्याओं का निदान निकालता था। उन दोनों के जीवन में कई बार ऐसी कठिन परिस्थितियां भी आई जब उन दोनों की दोस्ती टूट जाने का डर था, लेकिन उन दोनों ने कभी किसी परिस्थिति को भी अपनी दोस्ती के बीच नहीं आने दिया और अपनी दोस्ती को बनाए रखा। दोस्ती को कायम रखने के लिए उन दोनों ने हर तरह के कष्ट सहे। राधे श्याम अपने गांव की ही एक लड़की जूली से बहुत प्रेम किया करता था। जूली बहुत गरीब परिवार की बेटी थी, जिसे राधे श्याम का पिता कभी भी स्वीकार नहीं करता। लेकिन राधे श्याम जूली से इतना ज्यादा मोहब्बत करता था कि वह उससे अलग रहने की कल्पना से ही डर जाता था। इस कारण उसने अपने माँ बाप को बिना बताए उनसे छुपकर चोरी चुपके जूली से शादी कर ली और उसे अपने घर लेकर आ गया। और उसके दोस्त गौरी शंकर ने उसकी शादी कराने में उसकी भरपूर मदद की। जूली अपने घर में बहू बनकर आ गई थी, लेकिन फिर भी उसके ससुर ने कभी भी उसे यह दर्जा नहीं दिया और हर वक्त उसके साथ पराये की तरह व्यवहार किया। अपने पिता का यह दुर्व्यवहार राधे श्याम को कभी अच्छा नहीं लगा और वह अपने मन की बात को सुनाने के लिए बार बार अपने मित्र गौरी शंकर के पास चला जाता था। गौरी शंकर अपने मित्र राधे श्याम को हमेशा सांत्वना देता रहता था और उसे यह कहता था कि तुम्हारे पिता एक दिन जरूर सुधर जाएंगे, परंतु ऐसा दिन कभी नहीं आया। एक दिन की बात यह है कि सुबह अचानक जूली उठी तो उस वक्त उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा था। उसे बुखार हो गया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जब इस बात की खबर राधे श्याम को लगी तो उसने अपने मित्र गौरी शंकर को अपने घर पर बुलाया। दोनों मिलकर जूली को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने अनेक प्रकार के टेस्ट कराने के बाद बताया कि जूली की दोनों किडनी खराब हो चुकी है और इस स्थिति में अगर किडनी का प्रत्यारोपण जल्दी ही नहीं किया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इस दुख भरे क्षण में गौरी शंकर ने हर समय राधे श्याम का साथ दिया। किडनी तो राधे श्याम अपना भी देने को तैयार था,
लेकिन अस्पताल का खर्चा उसके पास नहीं था। इसके लिए उसने अपने पिता से संपर्क किया तो उसके पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया। वह निराश होकर नदी किनारे जाकर बैठकर रोने लगा। ऐसे में उसके मित्र गौरी शंकर ने उसे बताया कि तुम और तुम्हारी पत्नी के सुख के लिए हर तरह की कुर्बानी दे सकता हूँ। ऐसा कहकर उसने अपने मकान को बेचकर उसके लिए अस्पताल का खर्चा जुटा दिया। राधे श्याम की पत्नी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया, उसकी जान बच गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत में ही मित्र और उसकी मित्रता की परख होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम सुनील था। वह बहुत मेहनती किसान था। उसके पास बहुत सी जमीन थी। उसके अधीन बहुत से मजदूर उसके खेत में दिन रात काम करते थे। उसके गांव में एक अनेक स्थानों पर खेत थे जहां पर विभिन्न फसलों की खेती की जाती थी। सुनील के खेतों में काम करने वाले उसके मजदूरों के मुखिया का नाम अनिल था। वह सुनील का अत्यंत विश्वासी और ईमानदार साथी था। इतना ही नहीं बल्कि अनिल बहुत समझदार, वफादार और बुद्धिमान भी था। सुनील कई बार किसी महत्वपूर्ण बातों पर निर्णय करने के लिए अनिल से सलाह लिया करता था। कई बार तो ऐसा भी होता था कि अनिल की कही गई बातों को मानने से सुनील को ज्यादा लाभ और आराम होता था। इस तरह अनिल और सुनील में काफी घनिष्ठता हो गई थी। इस तरह अनिल सुनील का परिवारी सदस्य की तरह हो गया था। उसके गांव में अनेक बार अनेक लोगों के घरों में चोरी की घटनाएं हो चुकी थी। सुनील गांव का अमीर किसान था। उससे कई लोग ईर्ष्या करते थे। उसके घर में भी सोने चांदी और अन्य कीमती सामान थे, तो वह उनकी चोरी हो जाने की चिंता से कभी कभी परेशान हो उठता था। इसलिए पत्नी और बच्चों के होने के बाद भी वह घर में रखवाली करने के ख्याल से अनिल को कई बार रात में अपने ही घर में आकर खाने सोने को कह देता था। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन जब सुनील शाम को अंधेरा होने के बाद जब खेत से वापस आकर जब अपने घर पहुंचा तो उसने घर के पास वाले बगीचे में कुएं के नजदीक वाले आम के बड़े पेड़ के पीछे कोई दो मनुष्य जैसी आकृति जैसी कुछ छिपी हुई देखी। पहले तो वह उन्हें देखकर डर गया और चिंतित हो गया, लेकिन उस समय उसके साथ उसका वफादार और बुद्धिमान साथी अनिल भी उसी के घर में सोने के लिए उसके साथ ही चला आया था। सुनील को उसके मित्र अनिल ने बताया कि हो ना हो ये लोग कोई चोर ही हैं जो शाम ढलते ही घर के बगीचे में अंधेरे का फायदा उठाते हुए छिप गए हैं और इस ताक में हैं कि कब घर के सभी लोग सो जाएं और घर के कीमती चीजों को चुराकर रफू चक्कर हो जाएं। सुनील और अनिल थोड़ी दूर से ही उस पेड़ की तरफ देख रहे थे। ध्यान देकर थोड़ी देर तक देखने पर उन्हें लगा कि पेड़ के पीछे जो आकृति की परछाई बन रही है वह कभी कभी हिलडुल भी रही थी। अब तो उन दोनों को इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि वे दोनों चोर ही हैं जो चोरी करने के लिए यहाँ आकर छिपे हुए हैं। जब उन दोनों को यह पक्का अंदाजा लग गया कि वे चोर ही हैं, तब वे दोनों मित्र सुनील और अनिल ने निश्चय किया कि इन दोनों चोरों को सही सबक सिखाया जाए। वह अपनी पत्नी के पास जाकर उसे खूब जोर जोर से बातें करने लगा ताकि उसकी आवाज चोरों को भी सुनाई दे जाए। वह अपनी पत्नी से कह रहा था कि अपने घर में बहुत कीमती गहने हैं, उन्हें घर पर रखना सुरक्षित नहीं है, इसलिए घर में रखे सारे सोने चांदी के गहनों को लोहे के ट्रंक में भर दो। उसे हम अनिल की सहायता से कुएं में डाल देंगे। पति पत्नी की बातों को सुनकर उन दोनों चोरों ने सुनील और उसकी पत्नी को मूर्ख समझकर चुटकी ली और उनकी मूर्खता पर हंसने लगे। उन चोरों के हंसने की आवाज थोड़ी थोड़ी सुनील के कानों में भी पड़ी। उसने अपनी पत्नी के कानों में यह बता दिया कि दो चोर बगीचे में छुपे हुए हैं। वहीं उसने साथ ही अपनी पत्नी को लोहे के ट्रंक को पत्थरों से भरने के लिए कहता है और अनिल की सहायता से उस ट्रंक को पत्थरों से भर देता है। ट्रंक के पत्थरों से भरे जाने के बाद अनिल और सुनील दोनों मिलकर उस ट्रंक को खींचकर कुएं में गिरा देते हैं। एक बार फिर से सुनील अपनी पत्नी से बहुत जोर से कहता है कि यह सोना इस ट्रंक में इस कुएं में सुरक्षित रहेगा। दोनों चोर चुपचाप उन सभी की बातें सुन रहे थे। वे चोर लोग घर के लोगों के सोने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने घर के लोगों को कमरे में बंद हो जाने के बाद चोरी करने की योजना बनाने लगे। उन दोनों चोरों ने जैसे ही देखा कि सभी लोग कमरे के अंदर की बत्ती बुझाकर सो गए हैं, तो वे दोनों बारी बारी से कुएं से पानी निकालने लगे। वे चोर कुएं से पानी निकालते निकालते जल्दी ही थक गए और आराम करने लगे। तभी उन दोनों चोरों को थोड़ी नींद आने लगी। तभी उन दोनों के कान में सुनाई दिया कि जैसे पीछे से कोई कह रहा हो, बस अब इतना काम बहुत हो गया है। तुम दोनों ने बगीचों में पानी भर दिया है, अब मुझे फूल पौधों में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
दोनों चोर उस आवाज से नींद से अचानक जाग उठे। जब चोरों ने इधर उधर देखा तो वे दोनों हक्का बक्का रह गए। उन्होंने अपने पीछे सुनील और अनिल को डंडा लिए हुए देखा, जो उन दोनों को पकड़कर पीटने के लिए तैयार थे। उन्हें देखते ही दोनों चोर उठे और दौड़कर अपनी जान हथेली पर लेकर भाग निकले। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी विषम परिस्थिति में बेहतर यही है कि शांति और धैर्य से किसी समस्या का समाधान खोजें। ऐसा करने से उसका हल निकल आता है।